हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, या जिसे आप फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं। आज के इस सेशन में हम सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स और उनसे जितने भी संबंधित प्रश्न हैं उनसे रिलेटेड वो आपको भी बताते चलेंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में परेशानी नहीं होगी। और यह जो फंडामेंटल राइट्स का सेशन है, यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और सभी एग्ज़ाम्स के लिए यह इम्पोर्टेंट है। सभी एग्ज़ाम्स में फंडामेंटल राइट्स से एक या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से बनते हैं, चाहे वो आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम दे रहे हो, स्टेट लेवल का हो, नेशनल लेवल का हो, एसएससी हो, कांस्टेबल हो, पटवारी हो, लेखपाल हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा और इसकी इम्पोर्टेंस आपको खुद भी पता होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में है और संविधान के इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आपकी इस पहली लाइन से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? एक तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो यही बन रहा है कि जो आपके मूल अधिकार हैं उनका उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। आपका पहला क्वेश्चन है किस भाग में, तो भाग 3 में किया गया है। क्वेश्चन यह भी बनता है कि मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। वहाँ भी आपका ऑप्शन रहेगा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। और तीसरा प्रश्न इस लाइन से बन रहा है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारत के जो आपका मूल अधिकार है उसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, या भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यहाँ से है भारत के संविधान में मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। यह आपका सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से उद्घृत हैं या लिए गए हैं। यह आपका है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में विधिक अधिकार बनाकर जोड़ा गया है। अतः वर्तमान में 6 मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। यहाँ से भी आपके कई क्वेश्चन बनेंगे, जैसे यह भी क्वेश्चन बनता है कि मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे या मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। तो आपका उत्तर होगा मौलिक संविधान में, या जो हमारा मूल संविधान था उसमें कुल 7 मौलिक प्रकार दिए गए थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर भाग 12 में अनुच्छेद 300 का में विधिक अधिकार बनाकर दे दिया गया है, उसको रखा गया है। तो यहाँ से भी बनता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और किस भाग में या किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटाया गया है और भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रखा गया है। और यह कैसा अधिकार बना दिया गया है? यह मौलिक अधिकार ना होकर विधिक अधिकार संविधान के अधिकार को बना गया है, संपत्ति के अधिकार को बना दिया गया है। अतः वर्तमान में कितने 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 12 में है, तो यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी जान लेते हैं कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, यानी कि जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो किस तरह से कौन कौन लागू कर सकते हैं, जो आपके स्टेट्स हैं, प्रांत, और जो आपका राष्ट्र है वो कैसे इनको लागू करेगा, उसके बारे में यहाँ पर आपका परिभाषा दी गई है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। और दूसरा है अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। जो आपका मूल अधिकार है उनमें जो आपकी अल्पीकरण की विधियाँ होगी, यानी कि जो राज्य है कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, कोई राष्ट्र जो आपका है वो कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो आपके मौलिक अधिकारों को छीनती है या आपके मौलिक अधिकारों को कम करती है। और यहाँ पर एक बात और है कि जो आपका मौलिक अधिकार है वह संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, यानी कि जब से आपका संविधान प्रारंभ हुआ उसके ठीक पहले तक भारत का जो राज्य क्षेत्र था उसमें प्रवृत्त सभी कानून और उस मात्रा तक शून्य होंगी जहाँ तक वे मौलिक अधिकारों के असंगत हैं या मौलिक अधिकारों के
विपरीत हैं, जहाँ तक आपके मौलिक अधिकारों को छीनती हैं वहाँ तक जो आपका भारत राज्य क्षेत्र के पहले का, स्वतंत्रता के पहले से या संविधान के पहले के जो कानून थे वहाँ तक वो शून्य माने जाएंगे, यानी कि उनको वहाँ तक लागू नहीं माना जाएगा। अब जो हमारे मुख्य मौलिक अधिकार शुरू होते हैं वो होते हैं समता के अधिकार से। कुल मिलाकर 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समता का अधिकार, इसके आगे है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। इस तरह से कुल 6 अधिकार आपको दिए गए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे समता का अधिकार। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, समता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। अब इसको हम एक एक करके देखने वाले हैं। अनुच्छेद 14 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण, अर्थात विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। इसका मतलब होगा विधि के समक्ष समता का अर्थ होगा विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, और विधियों के समान संरक्षण का अर्थ है विधि सभी व्यक्तियों को समान संरक्षण प्रदान करेगी। ठीक है, ये हो गया आपका अनुच्छेद 14। यहाँ पर एक बात और कि जो आपका विधि के समक्ष समता है, यह जो वाक्य है आपका विधि के समक्ष समता है, यह ब्रिटिश मूल के संविधान से लिया गया है, जबकि विधियों के समान संरक्षण है ये आपके अमेरिका मूल के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 15 है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। यानी कि कोई संस्था, ये सिर्फ शासकीय संस्थाओं पर ही लागू होते हैं, हालांकि अब जो है वो प्राइवेट संस्थाओं पर भी ये पूरी तरह से लागू हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी राज्य या कोई भी आपका जो राष्ट्र है, किसी भी संस्था में आपको इन सब के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। इसके प्रतिषेध का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। यहाँ पर जो आपका अनुच्छेद 15(1) है उसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 15(1) के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध उपरोक्त में से किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा। राज्य का मतलब आप किसी अन्य राज्यों में जा सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पर जो राज्य है वो मुख्यतः भारत का राज्य क्षेत्र माना गया है, लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पर जो आपके प्रांत कह सकते हैं, जो आपके जैसे आप उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस तरह के जो भी आपके राज्य हैं वो भी इस आधार पर विभेद नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 15(2) में कहा गया है कि इसके अनुसार कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर, अनुच्छेद 15(2) का हो जाएगा आपका यहाँ पर कि दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश का प्रतिषेध कर सकता है। और अनुच्छेद 15(2) खा में कहा गया है कि राजनीति से पोषित साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, सड़कों का उपयोग में किसी भी निरुक्ता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। यानी कि जो आपका अनुच्छेद 15 है उसमें मुख्यतः क्या बातें कही गई हैं कि किसी भी धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। और अनुच्छेद 15(1) में कहा गया है कि जो आपका अनुच्छेद 15(1) है उसमें राज्य विभेद नहीं करेगा, लेकिन अनुच्छेद 15(2) के अंतर्गत कहा गया है कि इन्हीं सारी चीज़ों यानी कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी भी आधार पर अनुच्छेद 15(2) का में कोई भी दुकान हो या सार्वजनिक भोजनालय हो, होटल हो या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान जैसे कि आपका थिएटर, सिनेमा हॉल हो गया, वहाँ पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है। और अनुच्छेद 15(2) खा में है कि यदि कोई सार्वजनिक चीज़ की वस्तु है जो शासकीय संपत्ति है, जो राज्य निधि से पोषित है, वह जनता के प्रयोग के लिए आप किसी भी जातियों, किसी भी धर्म को, किसी भी आपका कोई भी आपका लिंग है या आपका कोई भी जन्म स्थान है, उसमें जो भी आपका राज्य निधि से चीज़ें बनवाई गई हैं, वो कुआं हो, तालाब हो, सड़क हो, उसके लिए किसी भी निबंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। इसी में कहा गया है, अनुच्छेद 15(3) में ही कहा गया है कि यदि राज्य चाहे तो स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। यानी कि स्त्री और बच्चों के लिए जो आपका अलग से कुछ प्रावधान राज्य है वो कर सकता है। और अनुच्छेद 15(4) में कहा गया है कि राज्य जो होगा वो शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए जो सामान्य शिक्षा में आरक्षण की भी व्यवस्था कर सकता है। तो ये था आपका अनुच्छेद 15। अब हमारा अगला अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 16, जिसमें कहा गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। इसमें 2 नए आधार जोड़े गए।
यानी कि यदि आपका कोई लोक नियोजन है उसमें उद्भव और निवास के आधार पर रोजगार में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यानी कि जैसे आपका निवास स्थान है उत्तर प्रदेश और आप जाकर राजस्थान में यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं या कहीं पर आप नौकरी करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको ये कहकर नहीं मना किया जा सकता है कि आप उत्तर प्रदेश के रहवासी हैं, इसलिए आपको राजस्थान या अन्य किसी राज्य में नौकरी करने का अधिकार नहीं है। तो जो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है वो आपके अनुच्छेद 16 के अनुसार कही गई है। ठीक है, इसके आगे है अनुच्छेद 17। इसमें अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध है। जो अस्पृश्यता का अंत यानी कि जो छुआछूत का अधिकार है, वो छुआछूत है उसको अनुच्छेद 17 के अंतर्गत खत्म किया जाता है। और इस संबंध में संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 भी बनाया था, जिसे बाद में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था। तो यह था आपका अनुच्छेद 17। इसके आगे अनुच्छेद 18। जो आपका अनुच्छेद 18 है इसमें उपाधियों का अंत है, यानी कि जैसे पहले जो थे वो रियासतें थी, तो रियासतों में राजाधिराज, महाराजा और कई तरह की ऐसी उपाधियां दी जाती थी लोगों को, जिसकी वजह से समानता का जो भाव था वो निहितार्थ नहीं होता था। तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत यहाँ पर बताया गया है। लेकिन यहाँ पर सेना और विद्या अपवाद स्वरूप है, यानी कि सेना जो आपके सैनिकों को जो उपाधि दी जाती है, परमवीर चक्र है, शौर्य चक्र है, इस तरह के, और जो विद्या का अपवाद है, जो विद्या यानी कि अगर किसी को शैक्षणिक क्षेत्र में कोई उपाधि दी जाती है उनको यहाँ पर नहीं काटा जा सकता है, बाकी उपाधियों को यहाँ पर काटा जा सकता है और उनका अंत किया जा सकता है। यहाँ पर जो है भारत का कोई नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। कई बार जो हमारे यहाँ के बड़े बड़े विद्वान होते हैं या कई क्षेत्रों में काम करने वाले लोग होते हैं, उनको विदेशों की कई संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत किया जाता है, उनको कई उपाधियां दी जाती हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वे लोग किसी अन्य राज्य से या किसी अन्य देश से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। यानी कि अगर वो उस उपाधि को लेना चाहते हैं तो पहले राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके आगे हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार है वो कहाँ तक, 19 से 22 तक आता है। और अभी कितने स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, वर्तमान में 6 स्वतंत्रता के अधिकार हमें दिए गए हैं। जैसे जो हमारा पहला है अनुच्छेद 19(1) ए, या फिर इसे बोल सकते हैं अनुच्छेद 19(1) का। इसमें जो है आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता है। आपको आप अपना पक्ष तर्क वितर्क रख सकते हैं, आप अपना पक्ष किसी भी स्थान पर किसी भी जगह रख सकते हैं, लेकिन बात ये हो कि जो आप अपना पक्ष रख रहे हैं वो तर्कपूर्ण हो, किसी भड़काऊ या किसी जो आपका है सद्भाव को बिगाड़ने वाला तर्क ना हो, इस तरह की बातें आप रख सकते हैं। यह अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत कहा गया है। अब इस अनुच्छेद में जो आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कौन कौन से चीज़ों को शामिल किया है, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता। जैसे आप देखते हैं कि जो मीडिया हाउस हैं, प्रेस हैं, वो लगातार हमेशा कुछ ना कुछ खबरें चलाते रहते हैं, तो उनको बोलने का अधिकार है। तो वो किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, वो इसी अधिनियम के अनुच्छेद 19(1) का, या स्वतंत्रता का अधिकार या वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। शांति का अधिकार हो गया, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार हो गया यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार हो गया, यानी कि अगर आपका फ़ोन टैप हो रहा है, किसी तरह से आपका फ़ोन हैक किया जा रहा है, तो उसमें आपकी जो अभिव्यक्ति है उसको ठेस पहुंचती है, तो आप इस मौलिक अधिकार का अपने प्रयोग कर सकते हैं। व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं तो आप उसका जो प्रचार प्रसार है, उसका विज्ञापन है, वो आप कहीं भी दे सकते हैं। प्रदर्शन व विरोध का अधिकार, हड़ताल इसमें शामिल नहीं है, यानी कि आप शांतिपूर्ण तरह से प्रदर्शन कर सकते हैं, किसी चीज़ का आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हड़ताल है वो हड़ताल एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आते हैं। दूसरा है अनुच्छेद 19(1) खा। अनुच्छेद 19(1) जो आपका खा है या अनुच्छेद 19(1) बा है, उसमें आता है शांतिपूर्ण तथा हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। आप किसी भी जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से या बिना हथियार के सम्मेलन कर सकते हैं। अनुच्छेद 1(c) या अनुच्छेद 1 गा, इसमें है आपको किसी भी जगह पर अपना संघ यानी कि संगठन या सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) गा के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। अगला है अनुच्छेद 19(1) घा या अनुच्छेद 1 डी, इसमें है
भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी अबाध संचरण का अधिकार। अबाध संचरण मतलब यानी कि आप किसी भी प्रदेश के हैं, आप अपने भारत में, अपने देश में किसी भी स्थान पर घूम सकते हैं बिना रोक टोक के, यानी कि आपको इस आधार पर मना नहीं किया जा सकता है कि आप किसी और राज्य के हैं तो आप हमारे राज्य में घूमने के लिए कैसे आ गए हैं। ठीक है। और आपका अंतिम है यहाँ पर 19(1)(ई), जो आपका 19(1)(ई) है वो है भारत में कहीं भी निवास और बसने का अधिकार, यानी कि आप कहीं भी अपना स्थान परिवर्तित करके कहीं भी बस सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर ई है और अगला आपका आएगा अनुच्छेद 19(1)(जी), लेकिन आपका जो एफ है उसको हमने आपको बताया था कि वो संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटाकर भाग 12 में अनुच्छेद 300 में विधिक अधिकार बनाकर रखा गया था। तो इसलिए अनुच्छेद एफ यहाँ पर नहीं है, अनुच्छेद 19(1)(जी) है, जिसमें आपको वृत्त व्यापार आदि करने का अधिकार है, यानी कि आप अपना व्यवसाय कर सकते हैं। इसके बाद अगला अनुच्छेद है मौलिक अधिकार में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में अधिकार। जो आपका दोष सिद्धि के संबंध में अधिकार है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, उसका मतलब यह है कि जो संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी आपात स्थिति में, जो आपका अनुच्छेद 359 है वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या है, उसमें किसी भी तरह का जो आदेश होता है उसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसमें जो सब आर्टिकल हैं, जैसे अनुच्छेद 20(1) हो गया, 20(2) हो गया और 20(3) हो गया, इसमें 3 अनुच्छेद हैं। इसको मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। जो अनुच्छेद आपका 20(1) है उसके द्वारा यह कहा गया है कि कोई कृत अपराध, यानी कि कोई कार्य जो है वो आपका अपराध है या नहीं है, यह उसी नियम के द्वारा तय किया जाएगा जब आपने उस अपराध को या उस कार्य को किया होगा। ठीक है। यानी कि मान लीजिए यदि आपने कोई कार्य किया 2010 में, लेकिन अभी 2022 में उसी कार्य के लिए कोई और नियम आ गया, तो 2010 में मान लीजिए उसी कार्य के लिए आपकी उस कार्य जो आपने 2010 में किया था उसके लिए कोई भी दंड नहीं था या उसे अपराध नहीं माना जाता था, लेकिन 2022 में उसी काम को 2022 में कानून बनाकर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तो आपने जो काम 2010 में किया था उसके लिए आपको यहाँ पर दोषी 2022 में नहीं ठहराया जा सकता, यानी कि 2010 में अगर कानून नहीं था तो आपको यहाँ पर आपको दोषी या अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है। दूसरी है अनुच्छेद 20(2) है। जो अनुच्छेद 20(2) है ये किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है, यानी कि जैसे आपने कहीं पर चोरी की, ठीक है, अब चोरी के लिए आपने एक बार आपको दंड दिया जा चुका है और दूसरी बार आपको दंड नहीं दिया गया है, तो आपको दूसरी बार दंड दिया नहीं जा सकता है इसके तहत, अनुच्छेद 20(2) के तहत। और अगला है हमारा 20(3). जो हमारा अनुच्छेद 20(3) है तो यह है कि आपको अपने खिलाफ ही गवाह या साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। और एक प्रश्न बहुत आता है कि अनुच्छेद 20(3) के तहत ही जो सुप्रीम कोर्ट ने हैं वो नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट, लाई डिटेक्टर, इस तरह के जो तमाम टेस्ट होते हैं इनको अवैध घोषित किया है, यानी कि इस तरह के जो टेस्ट होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट मानने से इनकार करती है कुछ कंडीशंस में। फिर अगला प्रश्न है अनुच्छेद 21 जो आपका है वो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आपको जीवन जीने का अधिकार है। और यह जो है अनुच्छेद 20 और 21 जो है यह किसी भी परिस्थिति में जो है वो आपके कैंसिल नहीं होते हैं, या इनको निरस्त नहीं किया जा सकता है, उसको भी मैं आगे आपको बताऊंगा। जो आपका प्राण एवं जो दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है इसके अंतर्गत मूल रूप से यह है आपको जीवन जीने का अधिकार है, यानी कि आपको आजीविका का अधिकार है, आपको नौकरी करने का अधिकार है, आपको व्यवसाय करने का अधिकार है, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार है, आपको एकांत में रहने का अधिकार है, यानी कि अगर आप एकांत में रहना चाहते हैं तो आपको एकांत का भी अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, नींद का अधिकार यानी कि सोने का अधिकार, वो भी आपके किस में आएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आएगा। आपको भोजन का अधिकार जो कि आजीविका के अंतर्गत ही एक तरह से आ जाता है, तो भोजन का अधिकार भी आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, यानी कि यदि आपको पर्यावरण से समस्या हो रही तो आप इसके लिए आपका यानी कि आपका इसके मौलिक अधिकार का हनन माना जा सकता है। जैसे कि यदि आपके आसपास कहीं पर यदि किसी फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, तो अगर आपका प्रदूषण हो रहा है तो उससे वायु गुणवत्ता खराब होगी, जिससे आपके स्वास्थ्य में कमी आएगी। तो यह आपका क्या है, यह आपका मौलिक अधिकार है। अगर आपका स्वास्थ्य में कमी आएगी तो यानी कि आपको तो अच्छा स्वास्थ्य का अधिकार है इस अनुच्छेद के तहत, जो आपका स्वास्थ्य की कमी आएगी तो
तो आपका क्या होगा, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता जो आपका मौलिक अधिकार है उसका हनन माना जा सकता है। और जो इसी अनुच्छेद 21 के तहत जो आपका एक अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है, और यह जो अनुच्छेद 21A है इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि जो राज्य होगा वो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसके तहत निजी विद्यालयों को न्यूनतम 25% बच्चों को बिना किसी शुल्क के नामांकित करना होगा। तो यहाँ पर भी एक ध्यान दीजिए कि यदि आपका जो निजी यानी कि प्राइवेट विद्यालय भी है और आपका बच्चा टैलेंटेड है पढ़ने में, तो आप निःशुल्क उस विद्यालय में इस अधिनियम के तहत आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। और यदि वह स्कूल या विद्यालय आपके बच्चे का एडमिशन नहीं करता है तो यहाँ पर आपका मौलिक अधिकार का भी हनन माना जा सकता है, क्योंकि सभी जो स्कूल हैं उनमें कम से कम 25% शिक्षा है वो निःशुल्क दी जाने का प्रावधान है। यह राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत भी इसे शामिल किया गया है, राइट टू एजुकेशन के यानी कि शिक्षा का अधिकार। और जो राइट टू एजुकेशन है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, इसे 2009 में पारित किया गया था, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। इसके आगे हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निषेध का संरक्षण। ठीक है, कुछ दशाओं में जो कि गिरफ्तारी होती है उसमें से आप निषेध का संरक्षण कर सकते हैं। फिर अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें है अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 और 24 में कहा गया है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध माना गया है, यानी कि आप किसी मानव का व्यापार नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति की खरीद और फरोख्त नहीं कर सकते हैं। और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो बलात्श्रम की यानी कि बाल श्रम के अंतर्गत आते हैं उनको आप किसी कारखाने, फैक्ट्री या किसी भी अन्य जो आपके बल वाले कार्य होते हैं उनमें आप बच्चों को नहीं लगा सकते हैं। और अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कहा गया है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अर्थात 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों से कारखानों में काम नहीं करवाया जा सकता है। फिर अगला है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। जो आपके धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में आपका अनुच्छेद 25 कहता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, जो आपके 25 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि आप अपने धर्म को अपने हिसाब से आप उसको चला सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं और उसका प्रबंधन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 25 में। और जो अनुच्छेद 26 यानी कि 26 है, इसमें कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, यानी कि आप अपने किसी भी धर्म से आप संबंधित हो वहाँ पर आप अपने धर्म के कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 में कहा गया है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। इस अनुच्छेद का अर्थ है, अनुच्छेद जो 27 का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए प्रेशराइज्ड नहीं किया जा सकता है कि जिसकी जो आय है वो किसी धार्मिक संप्रदाय के पोषण में व्यय हो रही है। यानी कि जो आपका दान व्यय होता है, जब लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा दान कर देते हैं तो उसका मतलब ये माना जाता है कि वह जो दान है वो किसी जिस भी धर्म में उस व्यक्ति की आस्था है उसको उसके पोषण में या उसकी अभिवृद्धि में वह व्यक्ति सहायता कर रहा है, तो यहाँ पर उसका टैक्स नहीं दिया जाता है। अगला है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आपके अगले हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। जो आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है वो अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। और इसमें जो आपका अनुच्छेद 29 है उसमें कहा गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के लिए, यानी कि अल्पसंख्यक जो वर्ग के हैं उसमें जो हित हैं उसमें अल्पसंख्यक वर्गों की भाषा हो गई, उनकी लिपि हो गई तथा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार हो गया। अनुच्छेद 30 में कहा गया है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, यानी कि जो आपका अल्पसंख्यक समुदाय है वह अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकता है और उसकी देखरेख भी स्वयं कर सकता है। इसमें आपका अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो आपके दिए गए हैं वो अनुच्छेद 32 में दिए गए हैं और यह है बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिकार है।
इस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। यानी कि जो आपके संवैधानिक अधिकार हैं, यदि उनका आप सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं या उनके बारे में आपको उनका प्रयोग करने में कोई परेशानी आ रही है, तो आप इसके तहत भी आप इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि जो आपके संवैधानिक अधिकार हैं उनका उपचार आप इसका या उनका उपयोग आप अनुच्छेद 32 के तहत कर सकते हैं। और जो आपके संवैधानिक अधिकारों का जो आपके मूल अधिकार हैं, यदि उनका हनन होता है तो आप इसके लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। वैसे होता है कि पहले आप निचली अदालत में, फिर हाई कोर्ट, फिर इस तरह से जो आपका क्रम होता है। लेकिन मौलिक अधिकार के केस में अगर आपकी बात है तो आप सीधे भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके अंतर्गत आपका जो अनुच्छेद 33 है, इसमें पुलिस, सुरक्षा बल, आसूचना संगठन आदि के मूल अधिकारों को सीमित करने की संसद को शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 34 में कहा गया है कि इसके तहत जो संसद है वो किसी क्षेत्र में मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है जब मार्शल लॉ लागू हो, यानी कि जब सैनिक लागू हो, सैनिक कानून लागू हो, तो उस टाइम पर जो संसद है वो इसमें कानून बना सकती है, उसे प्रतिबंध लगा सकती है। और अनुच्छेद 35 और अंतिम अनुच्छेद है, इसके तहत अपराध घोषित किए गए कार्यों के लिए दंड निर्धारित करने हेतु तो विधि बनाने की शक्ति संसद को, यानी कि आपके मूल अधिकार जो हैं उसके बारे में कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है, वो संसद को दिया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज के जो आपके मूल अधिकार थे वो हमने ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश किया था। उम्मीद करता हूँ आपको जो यह आपके मूल अधिकार हैं वह आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।